शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़पेपर के हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। आज जो पहला एडिटोरियल देखने वाले हैं ये भारत के अंतरिक्ष मिशन से रिलेटेड है। राइटर का कहना है कि देखिए, भारत यदि ये क्लेम करता है कि यदि हम अंतरिक्ष में इंसानों को भेज रहे हैं तो इससे हम एक महाशक्ति के रूप में उभर कर के सामने आएंगे। तो भारत को ऐसी सोच नहीं रखना चाहिए, बल्कि भारत को ये सोचना चाहिए कि हम वैज्ञानिक खोज के लिए ये काम कर रहे हैं। हमारा खोज का ही एक हिस्सा है, इसलिए हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। भारत को ये सोच करके चलना है। जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हैं, प्रशांत बालाकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ल वायुसेना के ये पायलट उम्मीदवारों की उस अंतिम चयन सूची में शामिल हैं जिसमें से भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए अंतरिक्ष यात्री चुने जाएंगे। केरल की एक आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए इस ऐलान ने उस मिशन के बारे में जो चीज़ लोगों को पता नहीं थी वो सबके सामने उजागर कर दिया है। इसका लक्ष्य है भारतीय रॉकेट के माध्यम से एक भारतीय दल को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना है। काफ़ी लंबे समय से ये प्रोग्राम चल रहा था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने संकेत दे दिया है कि उसे 2024 में मानव अभियान लायक लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट के 2 परीक्षण पूरे होने और 2025 में हम मानवयुक्त प्रेक्षण की उम्मीद कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,000 करोड़ रुपया की लागत से 2018 में गगनयान को मंजूरी दिया था। इसके बाद इसरो के बहुत सारे केंद्र और उद्योग और शिक्षा जगत में उनके सहयोगियों ने इस मिशन के अलग अलग फैक्टर को एक साथ लाने के लिए काम किया है। इस दौरान उन्होंने कोरोना महामारी और इसरो की जो वाणिज्यिक प्रतिबद्धता है कि भाई अब हम प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन कर दे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर भी अब इस मामले में आगे बढ़ेंगे, कमाई करेंगे। अब अंतरिक्ष यात्रियों के नाम सार्वजनिक हो चुके हैं। भारत सचमुच अंतिम चरण में चल रहा है। अब आप ये मत मान लीजिए कि इस पैमाने का कोई उपक्रम राजनीतिक गिरफ्त से पूरी तरह मुक्त है। आप ये नहीं कह सकते कि इसके पीछे चुनाव है, इसके पीछे वोट बैंक है। यदि आपको ऐसा लग रहा है तो वो आपका सोचना सही है। अन्य चीज़ों के अलावा भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 इसरो के लिए ये जरूरी बनाती है कि वो नई नई प्रणालियों का अप्लाइड रिसर्च एंड डेवलपमेंट करे ताकि मानव अंतरिक्ष उड़ान में भारत की बढ़त बनाई जा सके। इसके अलावा अंतरिक्ष में इंसान की मौजूदगी के दीर्घकालिक रोड मैप को भी डेवलप करना है। ये इसके कुछ कुछ टारगेट रखे गए हैं 2023 की जो नीति आई थी इसरो की। इसरो ने केंद्र के पर्याप्त समर्थन से बहुत सारे तकनीकी, रिसर्च रिलेटेड एंड वाणिज्यिक ट्रेड से रिलेटेड अभियानों को भी प्रक्षेपित किया है और उन्हें राजनीतिक जवाबदेही से बचाए रखा है। अभी तक यदि आप देखेंगे ना तो गगनयान भी इससे अलग नहीं रहा है। लेकिन आगे बढ़ते हुए इसमें ऐसे औचित्य के साथ बदलाव होना चाहिए जो सार्वजनिक जांच परख और बहस के लिए खुला हो। जो कुछ भी करना है जनता के लिए आप ओपन कर दीजिए। इसे अंतरिक्ष अन्वेषण की एक ऐसी संस्कृति का बीज डालना चाहिए जो सचमुच डेमोक्रेटिक होना चाहिए और ये पॉलिटिक्स से प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से जब कोई रोड मैप तैयार हम कर रहे हैं, उस समय इसरो को 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर उतारने के मोदी के निर्देश को समाहित करते हुए तो कोशिश ये होना चाहिए कि गगनयानों के लिए वर्तमान और भविष्य को एक ऐसी पहचान दो जो भारत की बढ़त में कम और नए वैज्ञानिक और सामाजिक मूल्य सृजित करने के बुनियादी काम में ज़्यादा निहित हो। खाली भारत की बढ़त आपको बना के नहीं रखना है, आपको ध्यान रखना है वैज्ञानिक एंड सोशल वैल्यूज़ को भी ध्यान में रखना है। क्योंकि जब सिर्फ अपने लिए कोशिश जारी रखी जाती है तो वो एक खोखली चीज़ बन गई है। आप अपने लिए ही मत करते रहिए। चीन,
और भी जो देश हैं तकनीकी रूप से आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत को अपना फोकस वैज्ञानिक रिसर्च और मानव क्षितिजों के विस्तार पर रखना चाहिए, ना कि अंतरिक्ष महाशक्ति का दर्जा हासिल करने के लिए। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं, ये कुल मिलाकर के जो डोमेस्टिक कंजप्शन है इसके बारे में बताता है, और पार्टिकुलरली ये जो डेटा यहाँ पर हम देखने वाले हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रस्तुत किया गया है। बीते शनिवार को देर रात में एक विज्ञप्ति के माध्यम से सांख्यिकी मंत्रालय ने, ठीक है, हमारा जो स्टैटिक्स डिपार्टमेंट है उसने क्या काम किया, अगस्त 2022 और जुलाई 2023 के बीच में जो डोमेस्टिक कंजप्शन हो रहा था, तो डोमेस्टिक कंजप्शन में लोग कितना खर्चा कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग कितना डोमेस्टिक कंज्यूम कर पा रहे हैं, कितना आप खर्चा कर रहे हैं, कितनी चीज़ों को खरीद रहे हैं, कितना खाने पीने की चीज़ें ले रहे हैं, तो इसका निष्कर्ष निकालने के लिए सरकार ने एक रिपोर्ट पेश करी है। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी के माध्यम से हमारे देश की इकोनॉमी चल रही। जब तक कंजप्शन नहीं बढ़ेगा तब तक हमारे देश की कंपनियां प्रोडक्शन नहीं करेंगी, और जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा ना रोज़गार होगा और ना ही हमारी देश की इकोनॉमी चलने वाली है। इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो डिमांड रहती है, कंजप्शन रहता है। इसलिए सरकार की तरफ से ये चीज़ प्रस्तुत किया गया है। ये डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 2011-12 के बाद जारी किया गया पहला ऐसा प्रमुख सर्वे आधारित डेटा हमको मिला है जो घरेलू लेवल पर ज़मीनी हकीकतों को बताता है। ख़ास तौर पर उस पोजीशन में जब 2021 से हमने क्या नहीं कराए हैं, 10 साल की जनगणना हम नहीं कराए हैं, हमारे पास में ज़्यादा कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। तो जो नेशनल स्टैटिकल ऑफिस है इसके द्वारा हर 5 साल में घरेलू उपभोग व्यय सर्वे कराया जाता है, डोमेस्टिक कंजप्शन, ठीक है, स्पेंडिंग सर्वे कराया जाता है। साल 2017-18 में कराए गए पिछले ऐसे उपभोग सर्वे और इसी किस्म के रोजगार सर्वे के नतीजों को डेटा में उस समय में क्या, उस समय में बोल दिए थे कि क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम है करके सरकार क्या काम कर रही थी, उसको दबा दी थी। मतलब उस समय हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसा रहा हो कि सरकार की कमी दिख गई हो कि सरकार को इस सेक्टर में काम करना चाहिए था लेकिन सरकार ने काम नहीं करी है। इसलिए 2017-18 के जो सर्वे रहा था ना उसको ख़त्म कर दिया गया था, दबा दिया गया था, क्योंकि उसमें देश की जो इकोनॉमी है इस पर 2016 के अंत में किए गए उच्च मूल्य के नोटों के विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन, इसके बाद जीएसटी की शुरुआत के व्यापक हानिकारक प्रभावों को दर्शाया गया था। उसमें क्या क्या चीज़ शामिल हो गई थी, जीएसटी का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, डीमोनेटाइजेशन किया गया उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए उस समय में जो जारी कर रहे थे ना उसको सरकार ने दिखाई नहीं थी हम लोगों को। तो 2022-23 के सर्वे की व्याख्या भी सख्त अंदाज में करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि एक बार कर दिए फिर बीच में दबा दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि देखें ना तो ये संभवतः 2 साल की कोरोना के प्रतिबंध और फिर लोगों की इनकम में जो नुकसान हुआ है इसके बाद उपभोग में देखी गई तेजी, जिसे अर्थशास्त्री दबी हुई मांग का प्रकटीकरण कहते हैं, को बढ़ा चढ़ा करके दिखा सकता है। हो सकता है कि सरकार ने एकदम बढ़ा चढ़ा करके दिखाई होगी। तो कुल मिलाकर के ये जो सर्वे रहा है उपभोग के कंजप्शन के पैटर्न में आए कुछ बदलावों की तरफ इशारा करता है, एंड इसके बारे में हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है और इसके जो निष्कर्ष है ना इसको तत्काल प्रकाशित किया जाना चाहिए। सिटी में फैमिलीज़ का जो औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय है इसको शॉर्टकट में MPCE कहा जाता है, 2011-12 से 33.5% बढ़कर के कितनी हो गई है, 3,510 रुपये तक जा पहुंचा है। ग्रामीण क्षेत्र में 40.4% वृद्धि हुई है और ये 2,008 रुपये हो गई है। क्या है ये, शहरों में परिवारों का मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय
कि आप कितना पैसा खर्चा कर दे रहे हैं महीने में। शहर में ज़्यादा है, शहर में 3500 हो रहा है, गांव में 2008 हो रहा है महीने का। इसके अलावा यदि हम देखें जो प्रपोर्शन है, अनुपात है मंथली स्पेंडिंग की, कि हम फूड के ऊपर कितना खर्चा कर रहे हैं, तो वो डाउन हो गया है। ये 50% से नीचे रहा है रूरल एरियाज़ में, मतलब 46.4, एंड 40% रहा है अर्बन एरियाज़ में। क्योंकि आप देखते हैं कि जो सेरेल्स है ना, सेरेल्स में आपको सबसे ज़्यादा ड्रॉप दिखाई दे रहा है। एंड बोला जा रहा है कि एंड में ईज इन्फ्लेशन ट्रेंड इफ़ यूज टू रिजिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वेटेज। एक रीज़न ये हो सकता है कि भाई महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, इसके चलते चलते ऐसा हुआ होगा। हालांकि आनुपातिक खर्च इसी के चलते हो सकता है चेंज हो गया होगा। इस जुलाई में समाप्त होने वाले ताज़ा सर्वे से जो डिमांड कम हुई है और इन्फ्लेशन कम ज़्यादा होते रही है, तो इनके इफ़ेक्ट से हट कर के चीज़ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये हम सब लोगों को पता है। इसलिए गरीबी, इन्फ्लेशन या फिर जीडीपी कैलकुलेशन को नए सिरे से डिफ़ाइन करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम न्यूज़ वाले हिस्से की तरफ चलते हैं और न्यूज़ में देखते हैं जीनोम से रिलेटेड एक जानकारी यहाँ पर आई है। तो सबसे पहले हमें जीनोम के बारे में समझना होगा। तो जीनोम किसी भी जीव के डीएनए में मौजूद जो आनुवांशिक जानकारी रहती है उसको बताता है। ये जो आनुवांशिक सामग्री है किसी जीवित प्राणी के डेवलपमेंट, संचालन और प्रजनन के लिए आवश्यक निर्देशों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है। यदि हम कॉन्सेप्ट ऑफ जीनोम की बात करें तो जीन और क्रोमोसोम के संयोजन से ये चीज़ पैदा हुई है। ठीक है, जो कि आनुवांशिक चीज़ के लिए माँ बाप से बच्चे कुछ चीज़ें ग्रहण करते हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। मतलब इसके माध्यम से किसी जीव की विशेषताओं के बारे में हम परिभाषा लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से आनुवांशिक गुण हो सकते हैं। तो देखिए, अभी 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ऐसा कहना है केंद्र सरकार का। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने ट्यूसडे के दिन ऑफिशियली तौर पर अनाउंस किया है कि हम 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके माध्यम से हम एक रेफरेंस डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं होल जीनोम सीक्वेंस आउट ऑफ इंडिया। जबकि इंडिया ने पहली बार सीक्वेंसिंग करा था एक कंप्लीट ह्यूमन जीनोम को सन 2006 में। एंड यदि हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा इंडिया की पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी का, इसको एक की स्टेप माना जा रहा है टू बीइंग एबल टू लर्न अबाउट जेनेटिक वेरिएंट। इसके माध्यम से हम जेनेटिक वेरिएंट्स का पता लगा पाएंगे जो कि अपने आप में यूनिक माना जाता है इंडिया की पॉपुलेशन के ग्रुप का, एंड यूज़ दैट टू कस्टमाइज ड्रग्स एंड थेरेपीज़। एंड इसका इस्तेमाल किया जा सकता है ड्रग्स देने में, थेरेपी करने में, गोली दवाई देने में, इलाज करवाने में। हमारे देश में 20 संस्थाएं ऐसे हैं, स्कूल कॉलेज संस्थाएं ऐसे हैं जो कि इन्वॉल्व हैं इस प्रोजेक्ट में। इसके अंतर्गत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद है। ठीक है, ये आपस में क्या है, कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं। वेरिएशन एंड म्यूटेशन के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। इंडिया की जो पॉपुलेशन ऑफ 1.3 बिलियन, इसमें शामिल है 4,600 पॉपुलेशन के ग्रुप में हमने इसको डिवाइड कर दिए हैं। एंड बोला जा रहा है कि इनमें से कई सारे ऐसे हैं जो कि एंडोगेमोस हैं। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं ये सिमलीपाल टाइगर रिज़र्व से रिलेटेड है। और सिमलीपाल टाइगर रिज़र्व के बारे में थोड़ी सी हम बेसिक जानकारी देख लेते हैं। देखिए, जो सिमलीपाल टाइगर रिज़र्व है ना, इसका नाम पड़ा था सिल्क कॉटन के पेड़ के नाम पर, जिसको सिमुल बोलते हैं।
टाइगर रिजर्व के लिए इसका चयन ऑफिशियल तौर पर 1956 में किया गया था। इसके बाद 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में हमने इसको शामिल करें। भारत सरकार ने जून 1994 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करी। ये बायोस्फीयर रिजर्व 2009 से यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। तो ये जो है ना सिमलीपाल कुलडीहा हथगढ़ हाथी रिजर्व का एक हिस्सा है, जिसे मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व के रूप में जाना जाता है। तो मतलब हमको टाइगर भी और एलिफेंट भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये जो टाइगर रिजर्व है अभी हाल फिलहाल में ना यहाँ पर जंगल में आग लग गई थी, इसलिए काफ़ी न्यूज़ में रहा था। लोकेशन की यदि हम बात करें तो ये उड़ीसा के मयूरभंज ज़िले के नॉर्थ में पड़ता है, जो कि भौगोलिक रूप से पूर्वी घाट के पूर्वी छोर पर है। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? पूर्वी घाट की बात कर रहे हैं। काफ़ी बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। इसका जो बाघ का एरिया है 845 है। 2129 का बफर क्षेत्र है और 1400 वर्ग किलोमीटर का संक्रमण क्षेत्र ट्रांजिशन जोन माना जाता है। बहुत सारी वनस्पतियां यहाँ पर पाई जाती हैं, जैसे कि 1076 फूल मिल जाएंगे। आर्किड की 96 प्रजातियां हैं। पेड़ पौधों की बात करें तो उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय नरम पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती पहाड़ी वन और विशाल घास के मैदान यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ जो ट्राइब्स पाई जाती हैं, दो जनजातियाँ हैं, जैसे कि इरेंगा खारिया और मैन कर्डियास, जो कि आज के टाइम में भी बीज और लकड़ी वगैरह इकट्ठे करके जंगल के प्रोडक्ट को बेच करके अपना काम चलाते हैं। उड़ीसा में इसके अलावा भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनको रिजर्व करके रखा गया है, जैसे कि भीतरकनिका नेशनल पार्क है, बदरमा वन्यजीव अभ्यारण्य है, चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य है, हथगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है, बैसीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य है, कोटगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य नंदनकानन वन है, लखारी घाटी, गहीर माथा। ये गहीर माथा काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो कछुए हैं ना, कछुओं की नेस्टिंग होती है। ये एकदम समुद्र के किनारे में है, तो समुद्र से ये रेत के किनारे आते हैं और यहाँ पर अपना नेस्टिंग करने का काम करते हैं। तो अब हम इससे जुड़ी यदि न्यूज़ की बात करें तो देखिए, सिमलीपाल उड़ीसा में पड़ता है। अब यहाँ का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, यहाँ की जो सरकार है, थोड़ी चिंतित हो रही है, क्योंकि वो चाहती है कि हमारे राज्य में इनकी संख्या हम कैसे करके बढ़ा सकते हैं। तो ब्रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है। इसका मतलब ये है सक्सेस नहीं हो पा रही है यहाँ पर ब्रीडिंग। इसलिए यदि इनके पास में 2 फीमेल टाइगर हैं तो ये सोचते हैं कि हमारे पास 3 होते, 4 होते तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हम ब्रीडिंग करा सकते और इनकी पॉपुलेशन को बढ़ा सकते। इस प्रकार के कंसर्न यहाँ पर हमको देखने को मिले हैं। तो उड़ीसा की सरकार ने NTCA नामक संस्था को लिखा है कि हमारे यहाँ पर मिलेनिस्टिक टाइगर्स होना चाहिए, फ्लैग्स इन ब्रीडिंग कंसर्न। तो देखिए, हमारे यहाँ पर साइजेबल जो पिस्यूडो मेलानिस्टिक टाइगर्स हैं हमारे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में, ठीक है, ये इन ब्रीडिंग कंडीशन में चल रहे हैं, मतलब ब्रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं ये। तो उड़ीसा की गवर्नमेंट ने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को खत लिखा है कि हमारे यहाँ पर आप इंट्रोड्यूस करिए फीमेल टाइगर्स को, अदर लैंडस्केप से आप लेकर के आइए या इस टाइगर रिजर्व में भेजिए। तो यहाँ पर हम NTCA के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। तो देखिए, जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है NTCA, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी मानी जाती है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत काम करती है। इस स्थापना करी गई थी सन 2005 में। मतलब हम इसको कानून के माध्यम से स्थापित करे हैं, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। एंड इसके लिए रिकमेंडेशन हमको दिया गया था टाइगर टास्क फोर्स के माध्यम से। इसको हमने कॉन्स्टिट्यूट करे थे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के प्रोविज़न के अंतर्गत। इसको संशोधन किया गया था सन 2006 में, ताकि हमारे देश में टाइगर की जो
पॉपुलेशन है उसको बढ़ाया जा सके, कंजर्व करके रखा जा सके एज पर पावर्स एंड फंक्शंस असाइंड इट टू। जिस हिसाब से इसमें पावर और फंक्शन दिए गए हैं उस हिसाब से यदि हम देखेंगे ना तो उसका मुख्य उद्देश्य यही है।